बात कर रहे थे डेफिनेशंस की, ऑस्टिन की डेफिनेशन देखी थी लीगल राइट की। उसके बाद हम लोगों ने ऑस्टिन के अलावा अन्य कई डेफिनेशंस ये भी देखी थी, बेंथम की डेफिनेशन वो भी देखी थी, हॉलैंड की डेफिनेशन ये भी देखी थी, ग्रे की डेफिनेशन ये भी देखी थी। बेंथम ने लाभ कहा था कि लीगल राइट क्या है, लाभ है, और एक व्यक्ति को दूसरे पर दायित्व के जो नियम है उनसे विवश करके उस दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति का, ठीक है, जो लाभ उत्पन्न होता है उसे ही कहेंगे विधिक अधिकार। कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है। हम सुबह भी बात कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट में आप क्लियर हैं, ये कहीं बात कहीं कब जाती है, जब वस्तु जो कि मूर्त भी हो सकती है, वस्तु अमूर्त भी हो सकती है, जब किसी भी वस्तु के गुण और दोषों का, ठीक है, सूत्रबद्ध विश्लेषण किसी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और सूत्रबद्ध विश्लेषण को आप प्रस्तुत, ठीक है, जो प्रस्तुत किया गया है किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु का, उस सूत्रबद्ध विश्लेषण को पढ़कर जब उस वस्तु के गुण और दोष उस वस्तु का नाम उच्चारित होते ही आपके दिमाग में परावर्तित होने लगते हैं, तो यह कहा जाता है कि आप कॉन्सेप्ट में क्लियर। उदाहरण दिया था हमने कहा था जैसे मानव का कॉन्सेप्ट, ये आपको क्लियर है, ये कब कहा जाएगा, जब विद्वानों ने मानव के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने के उपरांत मानव की विशेषताओं को एक जगह पर सूत्रबद्ध कर दिया, और उन विशेषताओं को सूत्रबद्ध दो प्रकार से किया जाएगा। एक, मानव का जो प्रारूप है उसके आधार पर मानव की विशेषताएं ये सूत्रबद्ध की जाएंगी कि मानव वो होता है जिसके दो आंखें होती हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, यानी जो उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर है, और वो फॉर्मल स्ट्रक्चर जिन चीजों से मिलकर बनता है वे विशेषताएं किसी भी व्यक्ति के द्वारा विश्लेषित करके और सूत्रबद्ध ये कर दी जाएंगी। दूसरा, इसेंस में मानव जो है, यानी मानव भावनाओं का, ठीक है, पुंज ये भी है, वो बंच ऑफ इमोशन ये भी है, तो उसमें व्याप्त, उसमें अंतर्निहित संवेदनशीलता का अनुभव करके इस संवेदनशीलता के गुण के आधार पर उसका अध्ययन, ठीक है, ये करके यदि कोई सूत्रबद्ध करेगा तो वो भी मानव की संकल्पना का ही भाग होगा, मानव की अवधारणा का ही भाग होगा। और जब इस प्रकार के अध्ययन को वो मानव नाम देगा, तब जब कभी मानव शब्द आपके सामने उच्चारित होगा तो आपके सामने मानव की ये सभी विशेषताएं, ठीक है, ऐसे सजीव हो उठेंगी मानो मानव आपके सामने है, यद्यपि मानव सामने न भी हो, लेकिन मानव की समस्त विशेषताएं आपके दिमाग में परावर्तित होना शुरू हो जाएंगी, और मानव शब्द एक अवधारणा, एक संकल्पना यह स्वरूप ले लेगा। यानी संकल्पना, ठीक है, वस्तुओं की व्याख्या, इसे प्रस्तुत करने के काम में प्रयुक्त होती है विषयों में। संकल्पना बार बार विषय को दोहराए बिना विषय की समस्त विशेषताएं, ठीक है, पाठक के समक्ष, श्रोता के समक्ष ऐसे खड़ी कर देती है, उसके दिमाग में उसको इतना क्लियर कर देती है कि वह वस्तु के, ठीक है, अध्ययन को बड़ी सुगमता के साथ कर लेता है। और जब यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर नहीं होता, यानी आप प्रारूपिक मानो तो आपके दिमाग में है, लेकिन मानो जिन संवेदनाओं से मिलकर मानव बनता है वे संवेदनाएं आपके ध्यान में नहीं है, यह सिर्फ संवेदनाएं, लेकिन मानव के अन्य गुण आपके ध्यान में नहीं है, तो यह कहा जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट मानव के सब बारे में क्लियर नहीं है, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट वस्तु के गुणों का,
वस्तु की विशेषताओं का ऐसा सूत्रबद्ध अध्ययन है जिसे अध्ययन के उपरांत आगामी अध्येताओं की सुविधा के लिए एक स्थान पर सूत्रबद्ध करके रख दिया जाता है और भविष्य के जो अध्येता आते हैं वे उन विशेषताओं को उस नाम से पुकारे जाने पर जो नाम उन विशेषताओं के अध्ययन को दे दिया जाता है उन विशेषताओं का स्वयं अनुभव किए बिना उन विशेषताओं को अपने उन विशेषताओं का परावर्तन अपने मस्तिष्क में उन विशेषताओं का रिफ्लेक्शन अपने दिमाग में महसूस कर सकते हैं और यही संकल्पनाओं का विषयों के अध्ययन में उपभोग है, उपयोग है। अधिकार एक संकल्पना है। क्यों अधिकार की विशेषता का अध्ययन हुआ? बेंथम ने देखा कि अधिकार अंततः क्या है? लाभ है। क्यों अधिकार किसी को है तो वो लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है। अधिकार से तो लाभ हो रहा है, इसलिए बेंथम ने उसे परिभाषित कर दिया, डिफाइन कर दिया। और डिफाइन करके क्या कहा कि अधिकार लाभ है, लेकिन कृपा भी लाभ है। जब कोई कृपा आप पर करता है वो भी लाभ है। तो कृपा से जो लाभ आपको प्राप्त होता है और अधिकार से जो लाभ आपको प्राप्त होता है, इसके बीच अंतर कैसे करें? तो बेंथम ने उसका भी रास्ता निकाला था। और आपने बेंथम की डेफिनेशन के आधे भाग में क्या देखा था? बेंथम ने कहा था कि यह लाभ व्यक्ति का अगर दूसरे के विवश होने से उत्पन्न हो रहा है और उसकी यह विवशता शारीरिक शक्ति का परिणाम नहीं है, तब तो ये गुंडागर्दी हो जाएगी, बल्कि उसे विधिक नियम के द्वारा यह बाध्य किया गया। तो इस प्रकार का लाभ जब एक व्यक्ति का सुनिश्चित होता है तो यह विधिक अधिकार उस व्यक्ति का कहलाता है। कमोवेश यही मिलती जुलती परिभाषा हालैंड ने भी दी थी। उसने बस एक बात कही थी कि विधि की अनुमति और सहयोग से, राज्य की अनुमति और सहयोग से जब एक व्यक्ति दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता यह प्राप्त कर लेता है, तो यह व्यक्ति जो राज्य की अनुमति और सहयोग से इस प्रकार की क्षमता को हासिल करता है, यह व्यक्ति विधिक अधिकार का धारक यह कहलाता है। इस प्रकार की डेफिनेशन हालैंड की आई थी। ऑस्टिन ने सीधे सीधे शक्ति के तौर पर परिभाषित किया था, ठीक है, क्षमता के तौर पर परिभाषित किया था विधिक अधिकार को। ग्रे ने कहा था कि जब एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति विवश किए गए, किसी कर्तव्य के अधीन किए गए हों दूसरे की इच्छा से, और दूसरे की यह इच्छा, ठीक है, दूसरे की यह इच्छा जिसके माध्यम से वो दूसरों को विवश करेगा, यह अपने हित के संरक्षण के लिए प्रयोग की जाए। तो अपने हित के संरक्षण के लिए प्रयुक्त ये शक्ति, प्रयुक्त ये इच्छा, ये विधिक अधिकार का स्वरूप ये ग्रहण कर लेती है। ये ग्रे की डेफिनेशन आई थी और हमने कहा था कि ग्रे का विधिक अधिकार भी शक्ति है और ऑस्टिन का विधिक अधिकार भी शक्ति है। लेकिन ऑस्टिन जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वह सारभूत विधि से संबंधित है और आपका ग्रे जिस शक्ति की बात कर रहा है वह प्रक्रिया विधि, यानी हित को संरक्षित करने की जो क्षमता कानून ने आपको दी है। तो हित को संरक्षित करने की जो क्षमता कानून ने आपको दी है वो कौन सी? मुकदमा दायर करने की क्षमता, उपचार, मुकदमा दायर करने की, जिसे ठीक भाषा में क्या कहेंगे? उपचार प्राप्त करने का अधिकार, इसको ग्रे ने अधिकार माना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डेफिनेशंस देखी। इसके बाद कुछ और विचारक आते हैं। इयरिंग आया,
ईयरिंग ने कानून को परिभाषित किया और ईयरिंग ने कहा कि यह विधि द्वारा रक्षित हित है। ईयरिंग ऐसा विचारक जो क्या करता है, इच्छा को अधिकार का आधार नहीं मानता, वो कहता है हित, ठीक है, ये अधिकार के माध्यम से रक्षित किया जाता है। वो कहेगा हित का सिद्धांत जब देगा, हित का सिद्धांत मुख्य रूप से ईयरिंग के द्वारा ही दिया जाएगा और हित के सिद्धांत के प्रतिपादकों में ईयरिंग में कार्मिक और मर्के तीन प्रमुख विधिशास्त्री हमारे सामने आएंगे। और ईयरिंग क्या करेगा, ईयरिंग कहेगा इच्छा के सिद्धांत के प्रतिपादक के तौर पर, हित के सिद्धांत के प्रतिपादक के तौर पर, कि विधि का लक्ष्य इच्छा की अभिव्यक्ति अर्थात आत्मा अभिव्यक्ति ये नहीं हो सकती, ठीक है। अपनी आत्मा अभिव्यक्ति यही तो इच्छा की अभिव्यक्ति है भाई। इच्छा की अभिव्यक्ति मीनिंग देर भाई क्या, आत्मा अभिव्यक्ति, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति यही तो इच्छा की अभिव्यक्ति है। वो कहता कानून का लक्ष्य आत्मा अभिव्यक्ति ये नहीं है, कानून का लक्ष्य हितों का रक्षण ये है। कुछ हित है जिनको रक्षण कानून प्रदान करना चाहता है, इसलिए उसने इच्छा से हित के तत्व को अलग कर दिया। उसने कहा भाई इच्छा जो हित को संरक्षित करना चाहती है, यानी हित अलग है, इच्छा अलग है, और इच्छा के सिद्धांत में इच्छा की पूर्ति ही हित है, ठीक है ना। इच्छा की पूर्ति ही हित है और आपकी इच्छा का प्रयोग हित की रक्षा के लिए, ये दो अलग अलग बातें होंगी। आपकी इच्छा ही हित है, हम जो चाहे वही होना चाहिए, ठीक है, और वो होना चाहिए, ठीक है, हम, ठीक है, उसे उसका होना चाहेंगे जिसका होना मेरे हित में है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है ना। हम जो चाहें वही होना चाहिए, ये अलग बात है, और हम अपने हित की रक्षा के लिए जो चाहें वो होना चाहिए, ठीक है। तो अपने हित की रक्षा के लिए जो चाहें हम वो होना चाहिए, इसमें हित इच्छा से अलग हो गया, हित और इच्छा एक नहीं बची। और दूसरा सिद्धांत कहता है कि इच्छा का प्रयोग हम जो चाहते हैं वही होना चाहिए। यहां हित और इच्छा मिले हुए हैं, इच्छा का पालन ही, ठीक है, यह इच्छा की पूर्ति ही ये हित का स्वरूप ये ग्रहण कर रहे हैं। तो ईयरिंग हित सिद्धांत का प्रतिपादक है और इसलिए वो जो परिभाषा करेगा कानून की, वो कहेगा ये विधि द्वारा रक्षित हित है, ठीक है, ये विधि द्वारा प्रदत्त क्षमता नहीं है बल्कि विधि द्वारा रक्षित हित है। और इस ढंग से ईयरिंग क्या कर रहा है, परिवर्तनीयता के तत्व को भी अधिकार से अलग कर रहा है। हम भी कहा करते हैं अक्सर बातचीत में कि सच सच है, उसे आप सच मानते हैं या नहीं मानते इससे क्या फर्क पड़ता है। आप सच को सच ना माने तो क्या सच ये सच नहीं रहेगा, सच तो सच ही रहेगा। अगर किसी का अधिकार है तो वो अधिकार तो रहेगा। अधिकार प्रवर्तित नहीं हो रहा, ये प्रक्रिया का दोष है, ये व्यवस्था का दोष है। लेकिन अगर अधिकार प्रवर्तित नहीं हो रहा तो वो अधिकार नहीं है भाई, ये कौन सी बात मान ली जाए। लेकिन ऑस्टिन, हालैंड, बेंथम ये सब इसी मत के हैं, ठीक है। क्या कह रहा है हालैंड, राज्य की अनुमति और सहयोग से जब किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति यह प्राप्त हो जाती है
राज्य की अनुमति और सहयोग से। इसका मतलब प्रवर्तनीयता का तत्व आ गया हालैंड की परिभाषा में। अगर वो जिसे कानून के माध्यम से विवश किया गया, कर्तव्य के अधीन रखा गया, वो कर्तव्य पालन नहीं करेगा, तो ये व्यक्ति जो विवश करने की शक्ति का धारक है, ये राज्य के सहयोग से उपचार को हासिल कर लेगा। इसका मतलब प्रवर्तित करा लेगा हित को। हालैंड की डेफिनेशन को जब हम विश्लेषित करते हैं तो प्रवर्तनीयता का तत्व दिखाई देने लगता है। जबकि ईयरिंग को हम देख रहे हैं तो ईयरिंग कहता है विधि द्वारा रक्षित हित है। अब विधि द्वारा रक्षित हित है तो भले ही विधि इस हित का संरक्षण करने में, यानी वायलेशन की दशा में, इस हित का संरक्षण करने में समर्थ हो या न हो, लेकिन विधि ने जैसे ही घोषित किया कि हित मेरे द्वारा संरक्षित है, वैसे ही उसने विधिक अधिकार की सूरत ये ग्रहण कर ली। अब उपचार प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, ये अगली बात है। जैसे कालबाधित ऋण है, भाई ठीक है, उपचार नहीं, लेकिन क्या ऋण नहीं है? ठीक है, ऋण तो है। तो ईयरिंग ने हित से इच्छा के तत्व को अलग कर दिया। यद्यपि सामंड ईयरिंग के साथ का विचारक नहीं है। जब हम लोग लीगल थ्योरीज पढ़ेंगे तो सामंड कहां आएगा? एनालिटिकलों में, प्रमाणवादियों में। वो प्रमाणवादियों के साथ पढ़ा जाएगा। और ईयरिंग कहां पढ़ा जाएगा? सोशलॉजिकल स्कूल के लोगों के साथ। लेकिन वहां भी एक बात कही जाएगी, कल भी बोली थी हमने, ईयरिंग अकेला ऐसा विचारक है जिसे सोशलॉजिकलों में प्रमाणवादी ये कहा जाता है। और इसका कारण ही है कि वह अपनी विचार पद्धति में प्रमाणवादियों के नजदीक। ईयरिंग क्या करा? विधि द्वारा रक्षित हित। विधि किसकी होगी? राज्य की। इसका मतलब यह है कि ईयरिंग अधिकार में राज्य की भूमिका को नकार नहीं रहा। ठीक है, राज्य की भूमिका को स्वीकार कर रहा है। जबकि डीन रास्कोपाउंड जो शुद्ध, ठीक है, समाजशास्त्री, वो जब अधिकार को परिभाषित करेंगे तो वो क्या कहेंगे? ये सभ्य जीवन की युक्त प्रत्याशा है। ये सभ्य जीवन की युक्त प्रत्याशा है। युक्त शब्द पहले क्लास में हमने बात की थी। यह भी संकल्पना का द्योतक है। और युक्त का मतलब क्या होता है? परिस्थितियों में उचित। और हमने कहा था प्रति, ये उपसर्ग के रूप में जब कभी प्रयोग हो जाएगी तो ये दूसरे के अर्थों में बात करने लगेगी। प्रति उत्तर, इसका मतलब यह हुआ कि मेरी बात के उत्तर में जो कहा गया वो प्रति उत्तर है। पाउंड क्या कह रहा है? डीन रास्कोपाउंड, ये सभ्य जीवन की युक्त प्रत्याशा है। इसका मतलब यह कि नागरिक सभ्य जीवन इसको जीने के लिए परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में वे हैं, जिन आवश्यकताओं की मांग करते हैं या जिन आवश्यकताओं की राज्य की ओर से या समाज की ओर से प्रदान किए जाने की वे आशा करते हैं, ठीक है, वे आशाएं अधिकार कहलाती हैं। ठीक है, वे आशाएं विधिक अधिकार कहलाती हैं। तो डीन रास्कोपाउंड मुख्यतः समाज की भूमिका, ठीक है, ये देख रहे हैं अधिकार की परिभाषा में। और जबकि ईयरिंग राज्य की भूमिका ये देख रहा है।
इसलिए डीन रास्कोपाउंड शुद्ध रूप से समाजशास्त्री विचारक है और इहरिंग प्रमाणवादियों के नजदीक का समाजशास्त्रीय विचारक है। वो विधि को परिभाषित कर रहा है कि ये क्या है, वो विधिक अधिकार को परिभाषित कर रहा है और विधिक अधिकार को परिभाषित करते हुए कहता है ये विधि द्वारा रक्षित हित है, जबकि डीन रास्कोपाउंड विधिक अधिकार को इस रूप में परिभाषित करता है कि ये सभ्य जीवन की युक्तियुक्त प्रत्याशा है। ठीक है, बकलैंड, ठीक है, बकलैंड कहता है कि ये, ठीक है, आपका ये विधि द्वारा प्रत्याभूत शक्ति है। ठीक है, विधि द्वारा प्रत्याभूत, ठीक है, शक्ति है, मीनिंग देयर बाय, ठीक है, सॉरी, ये हम एलन को मिला गया। बकलैंड कहता है विधि द्वारा प्रत्याभूत हित या प्रत्याशा है। ठीक है, क्योंकि बकलैंड भी प्रमाणवादी नहीं है, इसलिए वो भी शक्ति की बात नहीं करेगा। वो कहता है ये विधि द्वारा प्रत्याभूत हित है, यह विधि द्वारा प्रत्याभूत प्रत्याशा है। ठीक है, यानी विधि प्रत्याभूत की अंग्रेजी क्या हुई, गारंटीड। ये इहरिंग क्या करा, विधि द्वारा रक्षित है। डीन रास्कोपाउंड कहता है ये सभ्य जीवन में, ये सभ्य जीवन की युक्ति युक्त प्रत्याशा है। यह शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा, विधिक अधिकार के लिए, यानी एक सभ्य जीवन जीने के लिए समाज के नागरिक समाज से जिस प्रकार की आशा करते हैं, वही आशा तत्कालीन समाज में व्यक्तियों के विधिक अधिकार के रूप में यह जानी जाती है। बकलैंड कहता है कि यह विधि द्वारा प्रत्याभूत हित है, यह विधि द्वारा प्रत्याभूत प्रत्याशा है। ठीक है, विधि द्वारा प्रत्याभूत हित है, यानी विधि कानून जिस इंटरेस्ट को, जिस हित को गारंटीड कर देता है कि उसके नागरिकों को यह मिलेगा ही मिलेगा, जैसे सबकी संपत्ति की रक्षा होगी, विधि द्वारा गारंटीड है। ये विधि द्वारा प्रत्याभूत हित है, यह विधि द्वारा प्रत्याभूत प्रत्याशा, या नागरिक अपने जिन हितों की रक्षा की आशा ये कानून यानी राज्य इससे करते हैं, तो यह प्रत्याशा या विधि द्वारा प्रत्याभूत हित विधिक अधिकार का स्वरूप यह ग्रहण कर लेता है। तो आपका इहरिंग कहता है यह विधि द्वारा रक्षित हित है, और बकलैंड कहता है यह विधि द्वारा प्रत्याभूत हित या परिभाषा है। सामंड, उसकी परिभाषा भी आप लोगों ने देखी थी। सामंड भी अकेला ऐसा विचारक है जो प्रवर्तनीयता के तत्व को आवश्यक नहीं मानता। ठीक है ना, इस रूप में देखिए दो विचारक हैं, एक सामंड, दूसरा प्रोफेसर सिजविक। ठीक है, ये दोनों अलग अलग ढंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सामंड ये कहता है कि जो प्रवर्तनीयता का तत्व है, ठीक है, जो प्रवर्तनीयता का तत्व है, यह विधि का आवश्यक तत्व नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने सामंड को देखा था, सामंड क्या कहता था कि विधि अपना संरक्षण प्रदान करने के लिए समाज में मौजूद बहुत सारे हितों में से कुछ हितों का चुनाव कर लेती है, और जिन हितों का वह संरक्षण देने के लिए चुनाव कर लेती है, ठीक है, उन हितों को हम विधिक हित, ठीक है, या विधि द्वारा संरक्षित हित या विधिक अधिकार, इन नामों से जानना शुरू कर देते हैं। और फिर इन विधिक अधिकारों को दो कैटेगरी में, अपराध और अप्रत्य, इस रूप में विभाजित कर लेते हैं। शेष सारे अधिकार कैसे कहलाते हैं, नैतिक अधिकार। यह सामंड की डेफिनेशन आई थी। तो सामंड ने कहा था विधि द्वारा मान्य और रक्षित हित, यह क्या है, विधिक अधिकार। और प्रोफेसर सिजविक वो भी ये कहते हैं, ठीक है, कि
जो प्रवर्तनीयता का तत्व है, जो प्रवर्तनीयता का तत्व है, यह अधिकार में आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो इस रूप में प्रोफेसर सिजविक और सामंड ये अलग अलग हो जाते हैं। सामंड प्रवर्तनीयता के तत्व को आवश्यक तत्व नहीं मानता है। वो कहता है कि विधि बस कुछ हितों को रक्षण के लिए चुन लेती है। इयरिंग विधि द्वारा रक्षित है, इसकी बात करता है, तो विधि की भूमिका को स्वीकार कर रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस ये हमारे सामने कई सारे विचारकों की ये सामने आती हैं। भारतीय न्यायालयों ने भी विधिक अधिकार को परिभाषित किया है। और भारतीय न्यायालयों ने जो विधिक अधिकार को परिभाषित किया वो विस्तृततम भाव इसमें भी परिभाषित किया, और अधिकार को कठोर रूप में इसमें भी परिभाषित किया। कठोर रूप में जब आप किसी भी चीज की, चाहे वो अधिकार हो चाहे वो कोई चीज हो, जब कठोर रूप में उसकी परिभाषा देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही जैसे उन्होंने कहा कि कानून क्या है, उन्होंने कहा वो जो पार्लियामेंट से पास हो। कठोर रूप में कानून, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो जो लेक्स की डेफिनेशन है, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विधायी प्रक्रिया से उसे पारित किया जाना चाहिए, और संसद के दोनों सदनों द्वारा विधायी प्रक्रिया से पारित करने के उपरांत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। बस जो कुछ ऐसा है वो सब कानून ये है। तो कठोर रूप में न्यायालयों ने ये परिभाषित किया है अधिकार को, और जब कठोर रूप में अधिकार को परिभाषित किया तो उन्होंने कहा ये एक प्रकार का दावा है, कठोर रूप में। और ये दावा कैसा है, जिसका विनिश्चय ये न्यायालय कर सकते हैं। न्यायालय या न्यायाधिकरण विनिश्चित कर सकते हैं, मीनिंग देर भाई तुम कह रहे हो हमें ये मिलना चाहिए, और दूसरा पक्ष कह रहा है ये नहीं मिलना चाहिए, तो तुम ये जो मिलने का दावा कर रहे हो इसे तुम अपना विधिक अधिकार ये कह रहे हो। जो कुछ मिलना चाहिए, ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, जो कुछ मिलना चाहिए वो अलग बात है। ठीक है, देखिए जब आप न्यायालय के समक्ष दावा करते हैं तो आप दोनों बातें कहते हैं। हम जिस चीज का दावा कर रहे हैं उसे पाने का भी हमें विधिक अधिकार है, एक बात, और उसके लिए दावा करने का अधिकार भी ये मेरा विधिक अधिकार है, यानी उपचार का अधिकार और सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा का अधिकार, दोनों आप अपने अधिकार के रूप में न्यायालय के समक्ष वर्णित करते हैं। आप कहते हैं कि हमें अमुक मकान पर स्वामित्व का अधिकार है और इसलिए हमने मुकदमा फाइल किया, और हमें मुकदमा दायर करने का हक है। कचहरी में दो प्रकार के प्रश्न उठते हैं। उनका पहला प्रश्न, क्या एप्लीकेशन मेंटेनेबल है, और अगर मेंटेनेबल है तो क्या स्वीकार किए जाने योग्य है। दो अलग अलग सवाल हैं। एक यह है कि क्या मेंटेनेबल है, और दूसरा सवाल, अगर मेंटेनेबल है तो क्या स्वीकार किए जाने योग्य है। अमुक साक्ष्य क्या ग्राह्य किए जाने योग्य है, और यदि ग्राह्य किया जाए तो उसका साक्षिक मूल्य क्या है। ठीक है, यह एक अलग सवाल है, ग्राह्यता अलग प्रश्न है, और साक्ष्य का प्रमाणक मूल्य यह दूसरा प्रश्न है। साक्ष्य ग्राह्य है लेकिन उसका प्रमाणक मूल्य 0 है।
डाइंग डिक्लेरेशन है, ग्राह्य है, लेकिन उसकी प्रोबेटिव वैल्यू, उसका प्रमाणक मूल्य, ये तो तब है ना जब वो स्वतंत्र हो। अग्राह्य नहीं कर रहा है, ग्राह्य तो है, लेकिन ग्राह्य होने से उसका प्रमाणक मूल्य ये तो तय नहीं होता। प्रमाणक मूल्य अलग बात है। तो भारतीय न्यायालयों ने जो विधिक अधिकार की डेफिनेशन दी है वो दोनों स्वरूपों में दी है कि यह ऐसा दावा भी है जो किसी अधिकार की मांग को करने के लिए न्यायालयों को समक्ष किया जाता है, और इसे भी हिंदुस्तान के संदर्भों में विधिक अधिकार माना जाता है। और हिंदुस्तान के संदर्भों में ही नहीं, तो पूरी दुनिया में इसे विधिक अधिकार माना जाता है। यानी विधिक अधिकार सारभूत अधिकार की मांग के लिए दावा करने का अधिकार यह भी है। ठीक है, और सारभूत अधिकार, ठीक है, जिसको देना या न देना न्यायालय के क्षेत्र में, उस सारभूत अधिकार के लिए दावा जो विनिश्चित किए जाने योग्य है, यानी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस प्रकार का दावा भी विधिक अधिकार माना जाता है। यानी विधिक अधिकार दावे की मांग भी है, और मांग करने का जो अधिकार है इसको भी विधिक अधिकार ही कहा जाता है। हिंदुस्तान के संदर्भों में कठोर रूप में विधिक अधिकार की परिभाषा इस रूप में हुई है। कठोर रूप में मीनिंग दरबाई वैसे ही जैसे पूछो कानून क्या, तो कहें संसद द्वारा जो कुछ अधिनियमित है वो कानून है। ऐसे विधिक अधिकार क्या है, तो विधिक अधिकार मांग के लिए दावा करने का अधिकार, और वह मांग स्वयं जिसका दावा किया गया है। विस्तृततम अर्थों में, ठीक है, उदार स्वरूप में, जैसे उदार स्वरूप में जब कानून इसकी व्याख्या करते हैं कि कानून क्या है, तो कानून का जस का स्वरूप, ठीक है, कि हर कुछ वो जो संसद द्वारा अधिनियमित है वो कानून नहीं हो सकता, बल्कि कानून क्या है, जस्ट फेयर और रीजनेबल। तो कानून की एक उदार व्याख्या है, शब्दों की एक उदार व्याख्या होती है और शब्दों की एक कठोर व्याख्या। पुत्र कठोर अर्थों में, तो पुत्र कठोर अर्थों में धर्मज पुत्र, और पुत्र विस्तृत अर्थों में तो दत्तक, जारज, ठीक है ना, क्षेत्रज, ठीक है, 14 प्रकार के पुत्रों की अवधारणा प्राचीन हिंदुला उसमें ठीक है प्रचलित। तो पुत्र कठोर अर्थों में और पुत्र उदार अर्थों में। ऐसे विधिक अधिकार की परिभाषा भारतीय न्यायालयों ने कठोर अर्थों में उपचार के अधिकार और सारभूत अधिकार के अधिकार, यह सारभूत अधिकार के मन का अधिकार इस रूप में किए, और उदार अर्थों में एक लाभ इसके रूप में किए कि अगर हम 18 साल के, ठीक है, आयु, अगर हमने 18 साल की आयु पूरी कर ली, हम भारत के नागरिक भी हैं, तो हमें मतदाता होने का अधिकार है। और मतदाता की प्रास्थिति ये एक प्रकार का लाभ है जो कानून के द्वारा आपको दिया गया है। तो विस्तृततम अर्थों में भारतीय न्यायालयों ने कानून जो विधिक अधिकार है इसकी व्याख्या लाभ के रूप में भी की है। भारतीय न्यायालयों ने इसकी व्याख्या विशेषाधिकार और स्वतंत्रता इस रूप में भी की है। हम लोग मुकदमा देखेंगे, पढ़ा भी था हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन दोनों मुकदमों में हुआ क्या था, इनमें से एक मुकदमे में केंद्र में सरकार बदलते ही केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा
राज्यों को यह सलाह दी गई थी कि चूंकि केंद्र के लिए हुए चुनावों में उनकी पार्टी, जिस पार्टी की राज्य सरकारें थी, बुरी तरह पराजित हुई थी, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों को यह सलाह दी थी कि चूंकि शासन लोकतंत्रात्मक पद्धति से चलना चाहिए और वर्तमान में आपकी पार्टी चुनाव हार गई है, इसका मतलब जनता आपके शासन के पक्ष में नहीं है, इसलिए आपको सबको क्या करना चाहिए, इस्तीफा देकर फ्रेश इलेक्शंस कराने चाहिए। यह सलाह सेंट्रल होम मिनिस्टर के द्वारा यह दी गई थी। दूसरा, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या हुआ था कि राज्य के मंत्री ने भ्रष्टाचार किया, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, और जो राज्य सरकार थी वो कह रही थी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेंगे, और केंद्र सरकार ये कह रही थी कि भ्रष्टाचार के आरोपों का, ठीक है, जांच, उसके आरोपों की जांच हम करेंगे, क्योंकि अगर आप ही जांच करेंगे और आप ही का मंत्री है तो जांच कितनी फ्री एंड फेयर होगी, ठीक है, ये सवालों के घेरे में है, इसलिए जांच हम करेंगे। और राज्य का तर्क था कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा विषय है और भ्रष्टाचार की जांच लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित समस्या है, इसलिए जांच हम करेंगे, हमें विधिक अधिकार है। केंद्र का कहना था हम करेंगे। अब केंद्र और राज्य के बीच विधिक अधिकार के अस्तित्व को लेकर प्रश्न पैदा हो गया, और अनुच्छेद 131 भारत के संविधान में है जो कहेगा कि अगर विधिक अधिकार के अस्तित्व से संबंधित कोई प्रश्न पैदा हुआ है या पैदा होने की संभावना है तो उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार है कि वे उस प्रश्न का निर्धारण वे करें। तो आपका यह प्रश्न किसके समक्ष आ गया, उच्चतम न्यायालय के समक्ष, और उच्चतम न्यायालय ने इसका जो विनिश्चय किया तो किया। ऐसे स्टेट ऑफ राजस्थान में, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने जो विनिश्चय किया वो किया। मूल प्रश्न विधिक अधिकार को लेकर था कि राज्य की सरकारें केंद्र के लिए हुए चुनावों में, ठीक है, किसी अन्य पार्टी को बहुमत मिल जाने के आधार पर क्या इस्तीफा देने के लिए विवश है, क्या उन्हें 5 साल सत्ता में रहने का विधिक अधिकार उनके द्वारा स्वयं चुनाव में प्राप्त की गई विजय के आधार पर प्राप्त होता है या नहीं। ये तो क्या डिसाइड हुआ, तर्क क्या थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का विषय है। यहां पर मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो विधिक अधिकार की डेफिनेशन दी वो रिलेवेंट है। यहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधिक अधिकार की डेफिनेशन दी थी और विधिक अधिकार को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा था कि लीगल राइट ये किसी का जो प्राधिकार है उससे उन्मुक्ति का नाम है, ठीक है ना, किसी के प्राधिकार से उन्मुक्ति का नाम, यह भी लीगल राइट है। केंद्र सरकार के प्राधिकार से राज्य सरकारें उन्मुक्त हैं, क्यों, हमने फेडरल प्रिंसिपल यह स्वीकार किया है, ठीक है, अधिकार से अभिप्रेत है, अधिकार से आशयित है कि कोई व्यक्ति किसी के प्राधिकार के अधीन नहीं है, उसके प्राधिकार से वो उन्मुक्त है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्राधिकार से उन्मुक्त होता है तो इस व्यक्ति को जो दूसरे के प्राधिकार से उन्मुक्त है
इसके बारे में कहा जाता है कि इसे विधिक अधिकार है, यह कहा जाता है। यानी भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विधिक अधिकार को डिफाइन करते हुए इसे दूसरे के प्राधिकार से उन्मुक्ति इस रूप में चित्रित किया है। यह भी एक डेफिनेशन है। भारतीय न्यायालय ने यह कहा कि विधिक अधिकार एक लाभ है। भारतीय न्यायालय ने यह कहा कि विधिक अधिकार क्या है? उन्मुक्ति से, ठीक है, प्राधिकार से उन्मुक्ति है। भारतीय न्यायालय ने यह कहा है कि सार्वभौत अधिकार के लिए दावा करने का अधिकार, यह भी विधिक अधिकार है। भारतीय न्यायालय ने उपचार के अधिकार को, इसे भी विधिक अधिकार माना है। और भारतीय न्यायालय ने इन दोनों मुकदमों में यह भी कहा कि जब किसी के स्वतंत्रता, विशेषाधिकारों आदि का प्रश्न उठेगा तो उसे भी, उस प्रश्न को भी विधिक अधिकार से संबंधित माना जाएगा। अर्थात भारतीय न्यायालयों ने स्वतंत्रता और विशेषाधिकार इस रूप में भी विधिक अधिकार को डिफाइन किया है। तो विधिक अधिकार की डेफिनेशंस इतनी विस्तार से आपके सामने रखी है। ऑस्टिन, बेंथम, हॉलैंड, इयरिंग, सामंड, बकलैंड, डीन रास्कोपाउंड, सारे लोगों ने विधिक अधिकार को परिभाषित किया। इन परिभाषाओं के आधार के रूप में कुछ सिद्धांत सामने आए। ठीक है, हमने आपसे शुरुआती चर्चा की थी कि अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट और थियरी यानी सिद्धांत, इसके बीच फर्क क्या होता है। तो हमने कहा था अवधारणा स्थितियों की व्याख्या करती है। अवधारणा यह बताती है कि उस अवधारणा, ठीक है, का निर्माण किन विशेषताओं से मिलकर यह हो रहा है। अर्थात वह अवधारणा जिस वस्तु से संबंधित है, उस वस्तु में कौन कौन सी विशेषताएं, ये कॉन्सेप्ट का काम है। कॉन्सेप्ट, अवधारणा यही बताती है। अधिकार की विशेषताएं क्या है, ठीक है, ये अधिकार की अवधारणा बता रही है। और अधिकार की अवधारणा की डेफिनेशन बेंथम आदि सभी ने की। अधिकार की अवधारणा की विशेषता क्या है? लाभ है, शक्ति है। ठीक है, अब सिद्धांत, यह अवधारणा जिस सिद्धांत पर विकसित है, ठीक है, वो दो सिद्धांत है। और सिद्धांत के बारे में हमने क्या कहा था? सिद्धांत यह बताने का प्रयास करता है कि जो कुछ है वो वैसा क्यों है। जो कुछ भी है, अवधारणा जैसी है वैसी क्यों है। ठीक है, इस रूप में व्याख्या के दो सिद्धांत ये विकसित हुए हैं। एक इच्छा का सिद्धांत है, दूसरा हित का सिद्धांत है, और तीसरा हित के रक्षण का सिद्धांत है। इच्छा का सिद्धांत, फिर इसे दो भागों में बांट दिया गया। इच्छा के सिद्धांत के दो भाग हो गए। इच्छा का सिद्धांत कहता क्या है? इच्छा का सिद्धांत यह कहता है विधिक अधिकार इसलिए अस्तित्व में है। हमने कहा ना, सिद्धांत यह बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ है वो क्यों है, और अवधारणा यह बताएगी कि जो कुछ है उसमें क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो अवधारणा की जब डेफिनेशन हुई, विधिक अधिकार एक अवधारणा है, तो विधिक अधिकार की जब डेफिनेशन हुई तो डेफिनेशन ने यह बताया कि विधिक अधिकार मतलब ये है। और वो जो कुछ बताया गया, ठीक है, उसका आधार क्या है बताने का। इसे बताने के लिए, ठीक है, दो सिद्धांत ये सामने आए, जिनमें से एक इच्छा का सिद्धांत कहलाएगा, ठीक है, और दूसरा ये हित का सिद्धांत कहलाएगा। और एक तीसरा सिद्धांत भी अस्तित्व में आता है विधिक अधिकारों की व्याख्या के लिए, उसे हितों के रक्षण का सिद्धांत यह कहा जाता है। इच्छा के सिद्धांत के दो रूप हो जाते हैं, एक तत्वमीमांसी है, ठीक है, और दूसरा
इच्छा अधिकार के आधार के रूप में। ठीक है, तत्वमीमांसीय ये जो दृष्टिकोण होता है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, ये वस्तु की व्याख्या उसके गुणों के आधार पर करता है। ठीक है, तत्वमीमांसीय जो सिद्धांत होता है, हमने पहले भी कहा था, क्या हर वो व्यक्ति जो लॉ ग्रेजुएट है, जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ऐसा हर व्यक्ति वकील है? ठीक है, तो कहते हैं नहीं। और ये हमने जाना कैसे? तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण से। वकील होने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता है, वो तत्व जिसमें मौजूद है। ठीक है, वो वकील ही है। कहते भी हैं तुम तो वकीलों जैसी बात कर रहे हो। ठीक है, यद्यपि वो वकील नहीं है। ये तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण होता है। और जो आपका इच्छा के सिद्धांत का तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण है, ठीक है, वो क्या बताता है? विधिक अधिकार जन्म लेने का, ठीक है, एक सिद्धांत तो होता है इच्छा का सिद्धांत, और विधिक अधिकार है या विधिक अधिकार होना चाहिए, इसके होने के संबंध में जो दूसरा सिद्धांत है वो कौन सा है? हित का सिद्धांत। इच्छा का सिद्धांत आपका ये इन लोगों ने, ठीक है, पर जो दिया है वो उनमें प्रमुख है पुख्ता। ठीक है, कांट, हीगल, होम्स, ये प्रमुख रूप से लोग हैं जो इच्छा के सिद्धांत के पक्ष में हैं। और इच्छा के सिद्धांत के पक्ष में दूसरे प्रकार के लोग भी हैं। उनमें प्रमुख है ऑस्टिन, हालैंड, लॉक, पोलैंड। ये लोग भी इच्छा के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और इच्छा का सिद्धांत, क्योंकि यह सिद्धांत है, इसलिए यह व्याख्या करने का प्रयास करेगा कि विधिक अधिकार क्यों है, क्योंकि सिद्धांत का काम ही है कि सिद्धांत यह बताएगा कि जो कुछ है वो क्यों है, जो भी वास्तविकता है, जो भी रियलिटी है वो क्यों है, यानी विधिक अधिकार है तो क्यों है, यह सिद्धांत बताने का प्रयास यह करेगा। तो इच्छा का सिद्धांत दो वर्गों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित है। इच्छा का सिद्धांत सबसे पहले तो यह कहता है कि विधिक अधिकार इसलिए है ताकि आप व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं इनकी पूर्ति हो सके। ठीक है, और जब व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी तो उसमें सेटिस्फेक्शन ये आएगा। और इच्छा के सिद्धांत के जो बीज पाए जाते हैं वो प्राकृतिक विधि विचारकों की विचारधारा इसमें पाए जाते हैं। प्राकृतिक विधि विचारक ये कहते हैं कि कुछ चीजें जिनमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति का अधिकतम अवसर यह मिलना चाहिए, और यह अवसर उसे वहां तक मिलना चाहिए जहां तक उसकी इच्छा दूसरों की इच्छा से न टकराने लगे। हीगल, ह्यूम, होम्स, कांट, इन सब की थ्योरीज को जब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में, तो हम लोग देखेंगे हीगल कहेगा कि एक की स्वतंत्रता को दूसरे की स्वतंत्रता के साथ समायोजित ये किया जाना चाहिए। समायोजित किया जाना चाहिए मीनिंग दरवाए, जब दूसरे की स्वतंत्रता शुरू हो तभी एक की स्वतंत्रता सीमित होनी चाहिए। समायोजन का अर्थ ऐसे निकलता है, जब तक दूसरे की स्वतंत्रता
शुरू न हो तब तक एक की स्वतंत्रता को सीमित नहीं होना चाहिए। जब समायोजन, जब तक मेरी स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता से टकराती नहीं है तब तक मेरी स्वतंत्रता को सीमित काहे होना चाहिए। तो इच्छा का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि व्यक्ति को विधिक अधिकार मिलना चाहिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति का। क्यों राज्य को कोई हक नहीं कि व्यक्ति के कतिपय मामलों में वो कोई हस्तक्षेप करे। कतिपय मामले कौन से? कतिपय माने कुछ मामलों में वो हस्तक्षेप, ठीक है, तब तक ना करे जब तक कि उसकी स्वतंत्रता दूसरों के साथ संघर्ष की स्थिति में ना आ जाए। जब संघर्ष की स्थिति में तब राज्य हस्तक्षेप करे, और जब तक संघर्ष की स्थिति में नहीं आ रही तब तक राज्य को किसी को भी अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति से रोकना नहीं चाहिए। हम लोगों ने देखा था सोफिस्टर्स इसी मत के थे। उन्होंने कहा था कि न्याय ये इस स्थिति का नाम है कि जब आप क्या करते हैं, अकेले रहते हुए आप अकेले रहते हैं तो अपनी मनमर्जी से जीते हैं, और जब समाज के बीच आ जाए तो समाज के नियमों का पालन करें। आपका आचरण न्यायोचित है। आप अकेले रहते हैं, चाहे जैसे रहें, आपका आचरण न्यायोचित है। बस समाज में हो तो शिष्ट तरीके से रहे, बस बात खत्म। तो सोफिस्टर कौन है? प्राकृतिक विधि विचारक है। कीटन भी, वो सॉरी हीगल भी, कांट भी, ये सब प्राकृतिक विधि विचारक हैं और सब इसी मत के हैं कि इच्छा ये मनुष्य को इसकी अभिव्यक्ति का हक मिलना चाहिए, उसे अपने मनमर्जी जीने का अवसर ये मिलना चाहिए। और वही विधिक व्यवस्था अच्छी है जो व्यक्ति को मनमर्जी से जीने का अवसर दे रही है, लेकिन सब मनमर्जी से जीना चाहिए। तो व्यक्ति का विधिक अधिकार मनमर्जी से जीना है, लेकिन अगर उसकी मर्जी दूसरे की मर्जी से टकराती है तो दूसरे की मर्जी के साथ उसकी मर्जी का समायोजन किया जाएगा, और फिर इस प्रकार समायोजित किए जाने से जो समायोजन के उपरांत उसकी इच्छा के लिए, ठीक है, या उसकी इच्छा के प्रयोग के लिए क्षेत्र राज्य के द्वारा निश्चित किया जाएगा, इस क्षेत्र में अपनी इच्छा इससे जीना यही उसका विधिक अधिकार है। एक व्यक्ति की इच्छा को दूसरे व्यक्ति की इच्छा के साथ समायोजित किए जाने के उपरांत समायोजन से उत्पन्न विशेष क्षेत्र में एक व्यक्ति जब अपनी इच्छा से जीता है तो उसकी अपनी इच्छा से जीने के जो विभिन्न मद हैं वे ही उसके विधिक अधिकार हैं। ठीक है, जैसे हमारी इच्छा है हम नाचेंगे, आपकी इच्छा है हम सोएंगे, आपकी इच्छा है हम सोएंगे, हमारी इच्छा है हम नाचेंगे। तो मेरी इच्छा को आपकी इच्छा के साथ समायोजित किया जाएगा और यह कहा जाएगा 10 बजे तक ये नाचेंगे, ये 10 बजे तक ये जो चाहे सो करें। अब इस 10 बजे तक के समय में जो क्षेत्र निश्चित हो गया, इस क्षेत्र में हम नाचें, गाएं, सोए, लेटे, कुछ भी करें, मेरी इच्छा के प्रयोग के ये जो विभिन्न मद हैं, ये विभिन्न मद ही मेरे विधिक अधिकार हैं। ये तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण है। ठीक है, इच्छा के सिद्धांत का ये तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण है। तत्वमीमांसीय यानी गुणों के आधार पर। ठीक है, अधिकार क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए, हमने कहा ना, सिद्धांत
स्थिति की व्याख्या को प्रस्तुत करेगा। अधिकार क्यों होना चाहिए, अधिकार इसलिए होना चाहिए, ठीक है। संकल्पना विशेषताएं बता रही थी। अधिकार क्या है, अधिकार शक्ति है, अधिकार इच्छा है, ठीक। सिद्धांत ने क्या बताना शुरू कर दिया, सिद्धांत ने बताना शुरू कर दिया अधिकार क्यों हो। अधिकार इसलिए हो, अधिकार का जस्टिफिकेशन यह है, अधिकार का औचित्य यह है कि मनुष्य अपनी इच्छा से जीना चाहता है और किसी को अपनी इच्छा के अधीन बनाने का कोई हक नहीं है, ठीक है। किसी को, हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी ये कहा है कि दूसरे के प्राधिकार से उन्मुक्त यही विधिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अभी हमने कहा विधिक अधिकार को परिभाषित करते हुए, किस मुकदमे में कहा, किस संदर्भ में कहा, बात वो विषय नहीं है। विषय यह है कि विधिक अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उन्होंने कहा दूसरे के प्राधिकार से उन्मुक्त यही विधिक अधिकार है, और जब दूसरे के प्राधिकार से उन्मुक्ति विधिक अधिकार है, मीनिंग देयर बाय अपनी इच्छा से जीना विधिक अधिकार है। लेकिन सब अपनी इच्छा से जीना चाहेंगे, तो मीमांसियों ने जाना कि सब अपनी इच्छा से जीना चाहेंगे, इसलिए तत्व मीमांसियों ने, जिनमें पुख्ता प्रमुख है, कांट है, हीगल है, रूसो है, ह्यूम है, ठीक है, इन लोगों ने यह जाना कि सब अपनी मर्जी से जीना चाहेंगे, इसलिए सबकी इच्छाओं को एक दूसरे के संदर्भों में समायोजित किया जाएगा। और इस प्रकार समायोजित किए गए क्षेत्र में मनुष्य जब अपनी इच्छा को विभिन्न मदों में प्रयोग करेगा, तो इच्छा प्रयोग के विभिन्न मद ही उसका विधिक अधिकार ये कहलाएंगे। बात आ रही है, ठीक है। पुख्ता इसको डिफाइन करता है। पुख्ता के बारे में आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कहां का है, किस देश का है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे केल्सन वियना स्कूल के समर्थक कहे जाते हैं, वियना स्कूल के प्रतिपादक कहे जाते हैं। आपसे विभिन्न कंपटीशन में यह भी पूछा जाता है अमुक विधि शास्त्री कहां का है। और हमने तो देखा कई लोग सिर्फ चार्ट बना के यही पढ़ा रहे हैं कि अमुक विधि शास्त्री कहां का है। ये कोई पढ़ाने लायक बात है, ये तो ऐसे ही याद हो जाने लायक है। तो जर्मनी का पुख्ता वो ये कहता है कि विधिक अधिकार का अर्थ है एक वस्तु, इस पर जब कोई अधिकार रखता है कोई व्यक्ति, तो उसके अधिकार के कारण के रूप में, ठीक है, उसके अधिकार के कारण के रूप में जिस चीज का वर्णन किया जाता है वही विधिक अधिकार है, ठीक है। एक वस्तु जब किसी व्यक्ति की इच्छा के अधीन कर दी जाए, एक वस्तु, और वस्तु मूर्त हो सकती है, मूर्त हो सकती है, एक वस्तु जब किसी व्यक्ति की इच्छा के अधीन की जाए, तो उसकी इच्छा के अधीन वो वस्तु जो की गई है, उसकी इच्छा के अधीन किए जाने का जो कारण है, बस वही उसका विधिक अधिकार है, ठीक है ना। तो तत्वमीमांसी दृष्टिकोण क्या कहता है, एक मनुष्य की इच्छा, ठीक है, दूसरे मनुष्य की इच्छा के साथ समायोजित की जाएगी, और इस समायोजन से, ठीक है, जो क्षेत्र निकल कर आएगा, इस क्षेत्र में, ठीक है, क्या होगा, मनुष्य अपनी इच्छा का प्रयोग जिन मदों में करेगा, उन मदों को ही विधिक अधिकार के रूप में वर्णित किया जाएगा। पुख्ता यह कहता है कि मनुष्य की वह इच्छा जो मनुष्य को किसी वस्तु पर अधिकार रखने के लिए कारण के रूप में वर्णित की जाती है, मनुष्य की वह इच्छा जो किसी वस्तु पर उसका अधिकार रखने के कारण के रूप में वर्णित होती है, बस वही अधिकार है, ठीक है। उसका किसी वस्तु पर अधिकार है, तो उसका अधिकार, ठीक है, क्यों है, इसलिए ना क्योंकि दूसरों की इच्छा के साथ समायोजन के उपरांत उसे जो क्षेत्र प्राप्त हुआ है, उस क्षेत्र में उसे उस वस्तु पर अधिकार रखने का हक है। तो उसकी जो इच्छा किसी वस्तु पर उसके अधिकार के कारण के रूप में प्रयोग होती है, बस वही विधिक अधिकार होता है।
आपका इच्छा को आधार के रूप में, अधिकार के, ठीक है, यह तत्वमीमांसी दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण अधिकार का, विधिक अधिकार का, वो आपका क्या करता है, इच्छा को आधार के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। वो ये नहीं कहता, ठीक है, जैसे वकील कौन, तो जो कारण बता सकता है कि जो कुछ अदालतों में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो वकील है। वो लॉ ग्रेजुएट है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और दृष्टिकोण है, वो वकील है जो काले कपड़े पहनता है, लॉ ग्रेजुएट है, ठीक है, एज ए एडवोकेट रजिस्टर्ड, एज ए एडवोकेट रजिस्टर्ड है, वो वकील है। उसे कानून आता है नहीं आता, इससे क्या मतलब। जैसे केजरीवाल कह रहे हैं ना कि हम तो जेल से सरकार चलाएंगे, हम तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे तो कानून से ऊपर थे। अरे भाई, कर लिया तो देश में अदालत सिस्टम है। बोले केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर थे, गिरफ्तार कैसे कर लिया। अरे वाह भाई वाह, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर हो गए तो लाइसेंस मिला है, अदालत को संतोष करो, बेल ले लो। भाई किसने रोका है, जमानत लो ना। बोले कि वो चुनाव आया तब तो नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए भाई, काहे नहीं करना चाहिए। क्या ये किसी की जिम्मेदारी है कि आप चुनाव जरूर लड़ो और चाहे दिल से लड़ो, ये किसी की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती। ये तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप चुनाव लड़ सको, ऐसे काम करो। अगर आप ऐसे काम करोगे चुनाव न लड़ सको तो तुम्हें चुनाव लड़वाना किसी की जिम्मेदारी थोड़ी हो सकती है। तो बोले हम चूंकि विधायक हैं और 20 विधायकों ने 100 विधायकों ने हमें चुन लिया है चीफ मिनिस्टर, इसलिए हम चीफ मिनिस्टर हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट यही कहती है कि जेल से चीफ मिनिस्टर शासन चलाए? क्या संवैधानिक प्रावधान इसी प्रकार के हैं? नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक तर्क है, एक तर्क है, ये एक तर्क है, इस तर्क को नकारा नहीं जा सकता। ये तर्क कितना भी सतही क्यों न हो कि हर वो व्यक्ति जो लॉ ग्रेजुएट है वो वकील है, ये कितना भी सतही क्यों ना हो, ये एक तर्क है और इसे माना जाएगा। इसे न मानने का कोई कारण नहीं है, इसे मानना ही पड़ेगा। हमारे यहां जो बेरोजगारी है वो इसी ढंग की तो है। आप जिस डिग्री को धारित करते हैं उस डिग्री को धारित करने की कोई योग्यता आप में नहीं है, लेकिन आप ये बताते हैं कि साहब हम अमुक डिग्री धारी हैं। डिग्री आधार है आपकी परिस्थिति का, डिग्री आधार है आपकी परिस्थिति का। होना क्या चाहिए था, डिग्री सत्व होना चाहिए थी, डिग्री सत्व होना, सत्व नहीं सत्व, ठीक है ना, सत्व अलग बात है। डिग्री एसेंस होनी चाहिए थी आपकी परिस्थिति का, लेकिन डिग्री आधार बन गई आपकी परिस्थिति का। यही अंतर है। इच्छा एसेंस है अधिकार की। अधिकार क्यों होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत हमेशा क्यों होना चाहिए ऐसा, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेगा, ठीक है। और सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है, टेक्निक से। टेक्निक कौन सी, टेक्निक साइंटिफिक भी हो सकती है, गैर साइंटिफिक भी। हमने अवलोकन किया, हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमने रिसर्च की और पाया कि अधिकार इन आधारों पर दुनियावी विधिक व्यवस्थाओं में मान्य किया गया है। हमने सिद्धांत विकसित कर दिया कि इच्छा की पूर्ति ये मनुष्य का नेचुरल गुण है, इसलिए उसे अपनी इच्छा के मुताबिक जीने का हक मिलना चाहिए। ये हमने जाना कैसे, अवलोकन से, ऑब्जर्वेशन से। लेकिन दिक्कत यह है कि सब अपनी इच्छा से जीने का हक चाहते हैं और सबकी इच्छाओं से सबको जीने का हक नहीं दिया जा सकता।
तो सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, और यही दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं में किया गया है। ये प्रिंसिपल विकसित होने लगा, और प्रिंसिपल वो आधार विकसित, ठीक है, दे रहा है, जिसके आधार पर संकल्पनाएं निर्मित हुई, अर्थात सिद्धांत व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है कि जो कुछ है वो क्यों है वैसा, और अवधारणा यह बता रही है, कॉन्सेप्ट यह बता रहा है कि जो कुछ है उसमें क्या विशेषताएं हैं। तो कॉन्सेप्ट व्याख्या का आधार है, और सिद्धांत, ठीक है, स्थिति की जो कुछ है वो वैसा क्यों है, इसके औचित्य को प्रस्तुत करने का माध्यम है, ठीक है ना। तो सिद्धांत तत्वमीमांसी है, वो कह रहा है इच्छा, इसके अनुसार मनुष्य जीने का हक चाहता है, इसलिए विधिक अधिकार वो चाहता है, और विधिक अधिकार उसे मिलना चाहिए। दूसरे की इच्छाओं के साथ क्योंकि वो चाहता ही यही है, तो दूसरे की इच्छाओं को से समायोजन के उपरांत जो विशिष्ट क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, उस विशेष क्षेत्र में विभिन्न मदों में उसे अपनी इच्छा के मुताबिक जीने का हक ये मिलना चाहिए, और इच्छा प्रयोग के विभिन्न मद, यही तो अधिकार है, ठीक है, यही तो अधिकार है, ठीक है। पुख्ता कहता है कि अधिकार, ठीक है, वो ताकत है जिसके आधार पर कोई वस्तु किसी व्यक्ति की इच्छा के अधीन कर दी जाती है। पुख्ता ये कह रहा है, ठीक है। तो आपका अधिकार सत्व के रूप में, और अधिकार आधार के रूप में, वो थोड़ी अधिकार कह रहे हैं, इच्छा आधार के रूप में, इच्छा के सिद्धांत के ही प्रतिपादक है ऑस्टिन भी, हालैंड भी, ठीक है, विनोगे ड्राफ भी, पोलैंड भी, लॉक भी, और आपका होम्स भी। ह्यूम है उधर, अगर हम होम्स उधर बोल गए हो तो ह्यूम ना माने, वो ह्यूम माने, होम्स ना माने, होम्स इधर है। ये मानना पड़ेगा हमें, जिसने एलएलबी पास की वो वकील है, क्योंकि तर्क बड़ा लोकप्रिय है, और लोकप्रिय इसलिए क्योंकि मूर्ख सतही चिंतन करता है, और दुनिया में मूर्खों की बहुतायत है, और हिस्टोरिकली भी भाई ऐसा है कि जो एलएलबी पास कर लेता है वो वकील माना जाता है। पोलैंड और जो विनोगे ड्राफ है, उन्होंने कहा भी है ये कि विभिन्न दावों की, विभिन्न मांगों की एक मानसिक वृत्ति ये पाई गई है ऐतिहासिक तौर पर, विभिन्न दावों की और विभिन्न मांगों की एक मानसिक वृत्ति पाई गई है, और इस मानसिक वृत्ति को ही तो इच्छा कहते हैं, इसी को तो इच्छा कहते हैं, ठीक है। तो दावे और मांग करना यह मानसिक वृत्ति है, ठीक है, यानी इच्छा प्रकट करना, ठीक है, यह मानसिक वृत्ति है। तो दावे और मांग इन्हें प्रस्तुत करने के लिए इच्छा का प्रयोग यही विधिक अधिकार है, ठीक है ना। इस रूप में विधिक अधिकार की परिभाषा ऑस्टिन ने तो की ही है, ठीक है, हॉलैंड ने भी की ही है, लॉक भी कहता है कि व्यक्ति की इच्छा है, ठीक है, व्यक्ति की यह इच्छा है, यह व्यक्ति की इच्छाओं का यह ध्येय है कि उसकी स्वतंत्रताएं ये सीमित न हो, ये परिरक्षित हो, बढ़े, ठीक है ना। तो व्यक्ति की इच्छा विधिक अधिकार का आधार है, और विधिक अधिकार माध्यम है स्वतंत्रताओं और अधिकारों को संरक्षित और परिरक्षित करने का, ठीक है। तो इस रूप में विधिक अधिकार की डेफिनेशन ये आपका इन लोगों ने प्रस्तुत की, ऑस्टिन ने, हॉलैंड ने, लॉक ने, ठीक है, इन सारे लोगों ने, ठीक है, ये इच्छा को आधार के रूप में विधिक अधिकार के ये स्वीकार किया। लॉक ने कहा, ठीक है, कि व्यक्ति की जो चयन की स्वतंत्रता है,
कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। ये जो चयन की स्वतंत्रता है, और चयन की स्वतंत्रता यानी उसकी इच्छा, उसकी इच्छा ये कि हम ये करें, ये न करें, उसकी ये इच्छा ही क्या है, विधिक अधिकार मानी जाती है। उसकी ये जो चयन की स्वतंत्रता है, हमें ये करने का हक मिलना चाहिए, हमें ये करने का हक, हमें ये न करने का हक मिलना चाहिए, इस प्रकार की उसकी जो इच्छा है, यही विधिक अधिकार कहलाती। तो आप देखें पोलैंड क्या कह रहा है, वो कहता है दावे या मांगो कि ऐतिहासिक तौर पर एक मानसिक वृत्ति पाई गई है, एक इच्छा पाई गई, यानी दावे और मांगों के आधार के रूप में इच्छा ही प्रयुक्त होती रही है ऐतिहासिक, ठीक है, काल से इच्छा प्रयुक्त हुई है दावे और मांग के आधार के रूप में। इससे विधिक अधिकार का जो आधार है वो इच्छा में पाया जाता है। विधिक अधिकार क्यों है? क्योंकि दावे और मांगों की मानसिक वृत्ति पाई गई है, यानी इच्छा अभिव्यक्त करना दावे और मांगों के संबंध में यह ऐतिहासिक तौर पर मान्य रहा है, इसलिए इच्छा ही विधिक अधिकार के आधार के रूप में काम ये कर सकते हैं। लाक कहता है कि मनुष्य की इच्छा है कि उसकी स्वतंत्रताएं सीमित न की जाए, उनका परिरक्षण हो, उनका संरक्षण हो, ठीक है, और स्वतंत्रताओं के परिरक्षण और संरक्षण के लिए अधिकार ये दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जब कभी स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, इस सब का सवाल पैदा होगा, विधिक अधिकार का सवाल होगा, दूसरे के प्राधिकार से उन्मुक्ति, अर्थात स्वतंत्रता ये विधिक अधिकार है, तो अधिकार का आधार हुई इच्छा, ठीक है, इच्छा अधिकार का आधार है, इच्छा के आधार पर अधिकार पैदा हो रहा है, और वहां अधिकार इसेंस है, इच्छा इसेंस है अधिकार का। मनुष्य इच्छा के अनुसार जीना चाहता है, सब इच्छा के अनुसार, तो समायोजन होगा, ठीक है, तो इच्छा इसेंस के रूप में, और इच्छा सत्य के रूप में, और इच्छा आधार के रूप में होम्स है। होम्स ने कहा कि जो कुछ आपकी प्राकृतिक शक्तियां, जो कुछ भगवान की ओर से मिली हुई ताकतें हैं आपकी, इन्हें जब कुछ शर्तों पर प्रयोग की अनुज्ञा, कुछ शर्तों पर प्रयोग की अनुज्ञा ये आपको मिल जाती है, आपको भगवान की ओर से जो ताकतें दी गई हैं उनके प्रयोग की अनुज्ञा कुछ शर्तों पर आपको मिल जाती है, और उनका प्रयोग आपको न किए जाने की या न करने देने की सूरत में, जब कानून कोई उपचार आपको उपलब्ध कराता है तो आपको विधिक अधिकार है ये कहा जाता है। होम्स ने ये कहा है। अब देखें जरा, इसे डीकोड करें डेफिनेशन को। होम्स क्या करें कि कुछ प्राकृतिक शक्तियों के प्रयोग की परमिशन जब आपको मिल जाए, इसका मतलब उन कतिपय शक्तियों के प्रयोग की इच्छा ये आप में विद्यमान है, और जब उन शक्तियों के प्रयोग की इच्छा आप में विद्यमान है और आपको उन इच्छाओं के प्रयोग का हक ये कुछ शर्तों के पालन पर मिला हुआ भी है, और कोई आए और आपको उस इच्छा के प्रयोग से रोक दे, तो कानून आपको कोई ना कोई विधिक उपचार नुकसानी की सूरत में, प्रस्थापना की सूरत में, किसी भी सूरत में उपलब्ध कराए, तो आपका विधिक अधिकार है यह कहा जाता है। यानी विधिक अधिकार क्या है? अपने प्राकृतिक शक्तियों की, भगवान की ओर से जो ताकतें आपको मिली है उनके प्रयोग की इच्छा, ठीक है, तो इच्छा ही विधिक अधिकार का आधार है। हाँ, आपका ठीक है, कौन ये आपका कौन है, हार्ट ने भी कहा कि चयन का अधिकार,
हम कुछ करें या कुछ ना करें। इसमें चयन का जो अधिकार है, इसी को विधिक अधिकार कहा जाता है, यानी इच्छा का प्रयोग, यही विधिक अधिकार का आधार है। तो इच्छा का सिद्धांत, इसमें इतने विचारक हैं। इच्छा विधिक अधिकार के सत्व के रूप में कौन कौन स्वीकार करते हैं? इच्छा विधिक अधिकार के सत्व के रूप में स्वीकार करते हैं वे प्राकृतिक विधि विचारक, जो कांट, हीगल, रूसो, पुख्ता, ह्यूम, इन नामों से जाने जाते हैं। और मोटी मोटी बात, जब कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो विधिक अधिकारों के इच्छा के सिद्धांत के तत्वमीमांसी दृष्टिकोण के समर्थक हैं, वो निम्न में से कौन सा विचारक है, तो देख लें उनमें प्राकृतिक विधि विचारक जो हो, ठीक है, जिसे आपने नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ा हो, हमेशा तत्वमीमांसी दृष्टिकोण का समर्थक वही होगा। ठीक है। और जब आपसे यह पूछा जाए कि इच्छा को आधार के रूप में विधिक अधिकार के किन विचारकों ने स्वीकार किया, तो प्रमाणवादी या नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ को छोड़कर, यूं तो लॉक भी, ठीक है, आपका नेचुरलिस्ट है, हाब्स के साथ पढ़ते हैं हम लोग, हाब्स, लॉक, रूसो, लेकिन लॉक इच्छा को आधार के रूप में स्वीकार करता है। शेष नेचुरलिस्ट नहीं है। जिसे होम्स, ये रियलिस्टिक है, ठीक है, होम्स तो रियलिस्टिक, ऑस्टिन, हॉलैंड, हार्ट, ये सब प्रमाणवादी है। ठीक है। तो आप नेचुरलिस्ट, अगर आप तुक्का लगा रहे हैं, अगर आप याद नहीं कर पाए, अगर आप तुक्का लगा रहे हैं, फिर तुक्का ऐसे ही लगा कि नेचुरलिस्ट अगर हो तो वे तत्वमीमांसी दृष्टिकोण के समर्थक ये होंगे, और नेचुरलिस्टों से अलग कोई हो लॉक को छोड़कर, क्योंकि लॉक भी प्राकृतिक विधि विचारक है, तो वे हमेशा इच्छा को आधार के रूप में स्वीकार करते होंगे। ठीक है। ये आज की क्लास खत्म कर रहे हैं, और सुबह बजाय एविडेंस के इसी को खत्म कर लेंगे, तो फिर और सुबह पढ़ा के शाम को देख लेंगे। ठीक है। और शाम को तो हमें लगता है कि होली छुट्टी ही करनी पड़ जाएगी, तो लेकिन सुबह इसे खत्म कर लेंगे, तो ये अधिकार का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर होली के बाद हम लोग सीधे कर्तव्यों पर बात करेंगे।